फंडामेंटल राइट। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ आप सबका ऑन माय चैनल ऑप्टिग्रो फाइनेंशियल्स। अ वेरी वेरी वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड ऑप्टिग्रो फैमिली। क्या सुना आपने? फंडामेंटल्स राइट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि हमारा आज का जो टॉपिक है जो मैंने चूज किया है आप लोग के लिए, इट्स अ फंडामेंटल एनालिसिस। फ्रेंड्स, फंडामेंटल एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे, एक सिंपल सा क्वेश्चन। टेल मी व्हाट इज फंडामेंटल? फंडामेंटल क्या है? क्या कोई है ऐसा जो बता सकते हैं इसको? वेल, फंडामेंटल आधार, फाउंडेशन, किसी भी चीज का जड़, राइट? दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल। अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू रिलेट करने की कोशिश करूं दैट व्हाट इज फंडामेंटल, एंड इसके साथ एक साथ क्वेश्चन आता है व्हाई इज इट नेसेसरी? ये ज़रूरी क्यों है? फंडामेंटल क्यों ज़रूरी है? इसका एनालिसिस क्यों ज़रूरी है? तो इससे पहले इसके एनालिसिस पे आऊँ कि फंडामेंटल एनालिसिस क्यों ज़रूरी है या इसके की कंपोनेंट्स क्या हैं, मैं ये बताना चाहूँगी कि फंडामेंटल एक्चुअली क्या है, फंडामेंटल से आप क्या सुपरविज़न करते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो फंडामेंटल, जैसा कि मैंने बताया, आधार या फिर फाउंडेशन। एक क्वेश्चन है, अगर कोई एक पेड़, एक पौधा, कोई एक पौधा जो बढ़ने वाला है, अगर उसकी जड़ें, उसका आधार, उसका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा, क्या आपको लगता है कि वो एक पर्टिकुलर पौधा फ्यूचर में जाकर एक बहुत स्ट्रांग पेड़ बनने वाला है? यू डोंट नो। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि फंडामेंटल, व्हाट इज फंडामेंटल एंड व्हाई इट इज नेसेसरी, नेसेसिटी भी इसमें आ जाएगी। मान लीजिए जो बच्चे हैं जो मैथ्स की सॉल्विंग करते हैं, अगर उन्हें मैथ्स की सॉल्विंग में पर्टिकुलरली उसका फंडामेंटल नहीं पता है ना कि इस मैथ को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या फंडामेंटल आना चाहिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो अपना वो सॉल्व कर पाएंगे जब तक उनके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है? उसी तरीके से स्टॉक मार्केट, ये जो टर्म हम हमेशा सुनते रहते हैं, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, व्हाई फंडामेंटल एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज इट एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, की कंपोनेंट्स, राइट फ्रेंड्स? आई होप सो कि आप लोग ने सही समझा होगा कि आज का जो ये हमारा टॉपिक है ये टोटली रिलेटेड टू फंडामेंटल एनालिसिस है, जहां मैं आपसे नेसेसिटी के बारे में बात करूंगी कि फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो क्यों नेसेसरी है इन इन्वेस्टिंग। सेकंड, की कंपोनेंट्स क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस आप करेंगे कैसे? ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी जंग में जाते हैं तो आपके पास जब तक हथियार नहीं है ना, यू कांट फाइट, आप फाइट नहीं कर सकते हो। उसी तरीके से जब आप फंडामेंटल एनालिसिस के की कंपोनेंट्स नहीं जानते तो आप एनालिसिस कैसे करोगे? सिंपल। तो मैंने यही कोशिश करी शुरुआत में कि आपको थ्रू एन सिंपल एग्जाम्पल मैं ये समझा सकूं व्हाट इज फंडामेंटल। एंड अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज फंडामेंटल एनालिसिस। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं चाहूँगी कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक कर दें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें हमारे वीडियो अपडेट्स मिलते रहें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि वो अर्ली अपडेट हमारे वीडियोस के बारे में ले सके। तो फंडामेंटल एनालिसिस, मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्जाम्पल मैंने फंडामेंटल के बारे में बताया आपको एटलीस्ट फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन ये होता है व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस। सबसे पहले व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस, तो ये एक तरह का मेथड है
ये तो हमारी बातें होगी कि फंडामेंटल क्या था, दैट इज एन आधार एंड फाउंडेशन जिसके थ्रू आप अपनी पकड़ बना सकते हो, स्ट्रांग कर सकते हो अपने। जब तक आप अपने बेसिक को स्ट्रांग नहीं करते ना, यू कांट बिल्ड अ स्ट्रांग हाउस। उसी तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस की बात आती है कि ये जो टर्म हम लोग यूज़ करते हैं इन शेयर मार्केट की, आपने किसी कंपनी के फंडामेंटल को कैसा एनालिसिस किया, मीन्ट कि उसके आधार को आपने कैसा जस्टिफाई किया है, कैसा एनालिसिस आपने किया है। तो ये एक मेथड है। इसके डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स, रियल इस्टेट, इन सब के जो होते हैं, आपको फाइनेंशियल असेट्स होते हैं, ये सारे आपको ये फाउंड करना होता है कि कंपनी के स्टॉक्स में अगर हम डाल रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट, तो डिटरमाइन आप यहीं से कर सकते हैं, इसी एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट मेरा गुड होगा और बैड होगा। बेसिकली एनालाइजिंग वेरियस फैक्टर्स रिलेटेड टू द असेट्स, ये आपके असेट से रिलेटेड, यानी किसी पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड जितने भी असेट्स होते हैं उन सब का फैक्टर जो भी है, ये हम इस कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस में। मीन्ट कि वो कौन कौन सा फैक्टर है किसी पर्टिकुलर कंपनी या फर्म के जो उस कंपनी को एक अच्छा फंडामेंटल प्रोवाइड कराते हैं, एक अच्छा स्ट्रेंथ देते हैं, जिससे हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो गुड इन्वेस्टमेंट कर सकें। ऑब्वियस सी बात है कि आप सिर्फ कंपनी के नाम से नहीं जज कर सकते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, या उसकी एनालिसिस आप नहीं कर सकते हैं। एनालिसिस मतलब हो गया किसी चीज़ की स्टडी करना, एनालाइज करना। तो अगर आपको उस कंपनी का फंडामेंटल पता ही नहीं है तो आप एनालाइज कैसे कर पाओगे, एंड हाउ विल यू नो कि यहाँ जो अगर मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ ये गुड होगी या बैड होगी। तो सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस ये एक मेथड है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी फर्म या कंपनी के एनालिसिस कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि ये कंपनी हमारे गुड इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं है। बट मेरा एक क्वेश्चन है वापस, एनालिसिस तो ये मेथड है ना, करने का तरीका क्या है? कैसे पता चलेगा कि इसका फंडामेंटल स्ट्रांग है या नहीं है, या है भी तो कैसे है? जिसमें सबसे पहला तरीका है, जैसा मैंने शुरुआत में ही वीडियो में बताया था, कि कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हो कि फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो आप करोगे कैसे। जिसमें सबसे पहला की कंपोनेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इफ़ इट्स अ कंपनी, अगर वो एक कंपनी है तो उसका ज़रूर कुछ ना कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता होगा जो वो हर ईयर इशू करती होगी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करना है आपको, एग्जामिन, और बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंडर आते क्या क्या हैं, तो किसी कंपनी का इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। अगर आप ये जज कर पा रहे हो, अगर आप कंपेयर अच्छा कर पा रहे हो, तो सबसे पहला की कंपोनेंट यही है इन फंडामेंटल ऑफ एनालिसिस। आपको सबसे पहले उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना होगा कि कंपनी को क्या इनकम है, कंपनी का बैलेंस शीट कैसा बन रहा है, कंपनी का कैश फ्लो, दैट मीन्स इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है या आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है, ये सब कुछ चेक करना है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको ये पता होगा, ये फर्स्ट एंड वेरी वेरी फोरमोस्ट कंपोनेंट है जो सबसे पहले कोई भी एक नॉर्मल से नॉर्मल ट्रेडर भी चेक करता है। इवन दो हम अगर बात करें, एक एग्जाम्पल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनालिसिस करने की, व्हेन वी यूज टू ट्रैवल समवेयर ना, अगर हम कहीं फूडिंग या लॉजिंग के लिए जाते हैं ना, तो सबसे पहले वी सर्च इट ऑन गूगल। हम गूगल करते हैं और उसमें रेटिंग्स देखते हैं कि जिसके रेटिंग सबसे अच्छे होते हैं ना, वी यूज टू फूड देयर, खाने का वही सोचते हैं। जिसकी रेटिंग अच्छी होती है रहने का वही सोचते हैं। एग्जैक्टली अगर जिस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा, वहाँ स्टे करने का सोचते हैं ट्रेडर्स। अगर फंडामेंटल एनालिसिस वो सही कर पा रहे हैं तो, अगर उनका कंपैरिजन नेचर सही है तो, सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट की कंपोनेंट्स। अगर मैं सेकंड बात करूं तो वो है अर्निंग एंड रेवेन्यू। यस, अर्निंग एंड रेवेन्यू। अगर आप किसी कंपनी में इन कर गए
या उसको सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप ज़रूर देखेंगे कि उस कंपनी की अर्निंग्स क्या है, रिवेन्यूज़ क्या है, उसका ग्रोथ कितना हो रहा है, रेवेन्यू ट्रेंड्स ओवर कब हो रहे हैं, वो कब गेज कर पाता है अपने प्रॉफिटेबिलिटी को। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, कि आप अर्निंग्स देख रहे हैं, उसके रेवेन्यू को चेक कर पा रहे हैं, बिकॉज ये सब कुछ विजिबल होता है। इसके बारे में भी, ये विजिबल कहाँ होता है, इसके बारे में भी बात होगी वेरी सून। बट आज के लिए तो सबसे पहले ये, क्योंकि ये पार्ट 1 है हमारा फॉर द फंडामेंटल एनालिसिस, तो इसमें हम लोग बात सिर्फ की कंपोनेंट्स और इसकी नेसेसिटी की बात करेंगे। अगर मैं थर्ड की कंपोनेंट्स आपको बताऊं तो वो है मार्केट पोजीशन। जैसा कि अगर मैंने पहला ही पॉइंट जो दिया ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहीं ना कहीं ये सारे टर्म उसी समय आ गए, उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारे पॉइंट्स आ गए। पर इसको इलेबोरेट वे में समझना कि आप किसी मार्केट को या किसी फर्म को एनालिसिस कर रहे हो, उसके फंडामेंटल को, तो उसका मार्केट पोजीशन तो ज़रूर देखेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि एक कंपनी का मार्केट पोजीशन एट द टाइम, इन टाइम चल क्या रहा है, कंपनी के एडवांटेजेस क्या हैं, इंडस्ट्री में उसका कंडीशन क्या है, क्या वो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के लिए, ये आपको जस्टिफाई करना होगा, ये आपको कंपेयर करना होगा इफ़ यू आर डूइंग एन फंडामेंटल एनालिसिस। द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कंपोनेंट्स। अगर मैं चौथे की कंपोनेंट्स की बात करूं तो वो है मैनेजमेंट टीम, द फोर्थ पॉइंट, मैनेजमेंट टीम। सो मैनेजमेंट टीम क्या, असेसिंग द कॉम्पिटेंस एंड इंटीग्रिटी, मीन कि आपको ये देखना होगा कि उसकी जो मैनेजमेंट टीम है ना, उसमें कॉम्पिटिटिव नेचर क्या, और उसमें इंटीग्रिटी मतलब उसमें एकजुटता कितनी ज़्यादा है, एंड एबिलिटी है क्या उस पर्टिकुलर मैनेजमेंट टीम में कि वो एग्जीक्यूट कर सके कंपनी के बिजनेस स्ट्रैटेजी को। आपको ये थोड़ा इनसाइडर हो गया, क्योंकि किसी मैनेजमेंट टीम को आप कैसे सिर्फ जस्ट बाय एक, कोई यूजुअली आपको मैनेजमेंट टीम के बारे में डिस्क्राइब नहीं करता है, बट हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि वहाँ लोग कैसे काम करते हैं, अगर आपको जब तक पता नहीं है कि वहाँ के जो लोग हैं, जो मैनेजमेंट टीम है, उनमें इतना पोटेंशियल है या नहीं है कि वो कंपनीज बिजनेस स्ट्रैटेजी को फुलफिल कर पाते हैं, एग्जीक्यूट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो कर पाते हैं दैट मीन कि इट्स गुड, आपने एनालिसिस सही किया है। अगर आप पर्टिकुलर फर्म में इंटर होने का सोच रहे हो तो आई थिंक सो कि आप सही, अगर वहाँ के मैनेजमेंट टीम अच्छा वर्क कर रही है तो आप सोच रहे हो वहाँ इन करने का, अ गुड डिसीजन, सही है। आई थिंक सो मैनेजमेंट टीम आपको समझ में आएगी कि ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि बेसिक हम लोग आउटसाइडर सिर्फ जानते हैं, एक्सटर्नल तो हमें पता होता है, बट एवरीथिंग विच डेवलप्स अ फर्म, जिसकी वजह से कंपनी रोटेट करती है, वो होता है उसके इनसाइडर, उसके मेंबर्स। उनमें अगर पोटेंशियल नहीं है तो कभी भी कोई कंपनी इतना बूम नहीं कर सकती है, या लार्ज कैप से मिड कैप से लार्ज कैप, या स्मॉल कैप से मिड कैप बनने का पोटेंशियल है ही नहीं अगर वहाँ के इनसाइडर्स में वो पोटेंशियल है नहीं। तो फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कंपोनेंट्स, बेसिकली मैं तो समझती हूँ कि मैंने जितने भी अभी तक एबव डिस्कस किए आपसे, वो सारे के सारे 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कह ही रही हूँ कि ये की कंपोनेंट्स है आपके। होप सो आप ध्यान से सुन रहे होंगे। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्री फैक्टर्स। ये क्या है? द फिफ्थ पॉइंट, द फिफ्थ की कंपोनेंट्स। तो आपको कंसिडर करना होगा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को। अगर आप इकोनॉमिक और इंडस्ट्री फैक्टर्स देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले इकोनॉमिक में मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंसिडर करना होगा, इंडस्ट्री ट्रेंड्स को कंसिडर करना होगा, एंड इंडस्ट्री फैक्टर दैट मीन्स कि पोटेंशियल रिस्क जो होता है ना कंपनी में, वो कंपनी के फ्यूचर परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। आपको ये भी चेक करना होगा कि क्या इसका जो पोटेंशियल रिस्क है ये हमारी कंपनी को, या मैं इस पर्टिकुलर
ट्रेड में इंटर कर रहा हूँ, इस कंपनी के साथ जुड़ रहा हूँ, तो क्या ये मुझे इम्पैक्ट करेगा, इसका जो फ्यूचर पोटेंशियल रिस्क मुझे दिख रहा है क्या ये कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक पे ध्यान देना है आपको किसी भी कंपनी में इंटर करने से पहले, और उसके इंडस्ट्री फैक्टर्स, दैट मीन उसके ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं, उसका पोटेंशियल रिस्क जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। तो ये सबसे 5 की कंपोनेंट्स थे जो बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है जिसकी टू बी इन अ फंडामेंटल एनालिसिस। अब मैंने स्टार्टिंग में ये एक टर्म बोला था कि फंडामेंटल एनालिसिस नेसेसरी क्यों है फॉर द इन्वेस्टर्स। तो बिल्कुल, जब मैंने की कंपोनेंट्स बता दिए हैं, जब आप इतना जज कर सकते हो कि कंपोनेंट्स जानने के बाद आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो किसी कंपनी का, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये नेसेसरी क्यों है। कंपोनेंट्स तो होंगे, आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में जाओ, कुछ ना कुछ स्टेजेस होते हैं। जैसा कि हमने जो अपनी कल की वीडियो पोस्ट की है उसमें हमने स्टेजेस ऑफ शेयर मार्केट, तो पार्ट्स आर एवरीवेयर। तो आप चाहो तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो, हमारी प्रीवियस वीडियो जो कल ही हमने अपलोड की है अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हमने बात की स्टेजेस ऑफ शेयर मार्केट की। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फंडामेंटल एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेसेसिटी क्या है, इन्वेस्टर्स क्यों चाहेंगे फंडामेंटल एनालिसिस को चेक करना, वो क्यों नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली ट्रेड। रीज़न व्हाई इज इट नेसेसरी। तो फंडामेंटल एनालिसिस जो है ना नेसेसरी है इन्वेस्टिंग करने के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है क्योंकि ये आपको प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, रेशनल एंड डेटा ड्राइवन अप्रोच टू वैल्यूइंग असेट्स। आपके पास रैशनल यानी ग्लोबल वे में एंड डेटा ड्राइवन अप्रोच आपको मिलता है। मींस कि आपको पर्टिकुलर किसी फर्म का डेटा अवेलेबल होता है जिससे आपको उसमें असेट जो लगे ना, किसी कंपनी का जो असेट होता है उसकी वैल्यूएशन आपको पता चलती है। तो एक इन्वेस्टर के लिए इजी हो जाता है ना टू गो देयर, उससे पता है कि इसने जो वैल्यूएशन अपने असेट का रखा है सही है, तो कंपनी विल डू अ गुड परफॉर्मेंस इन फ्यूचर। तो नेसेसरी है ये फंडामेंटल फर्स्ट पॉइंट। अगर मैं आगे की बात करूं तो अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर इन्वेस्टर है जिन्होंने फंडामेंटल को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप एक अच्छे इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। आपको पता रहेगा कि बाय करना है, होल्ड करना है या सेल करना है। आपके अपने पर्टिकुलर स्टॉक को आपको बाय, होल्ड एंड सेलिंग की जो कैपेसिटी आती है ना, डिसीजन मेकिंग जो होता है ना, ये आप तभी अच्छा कर सकते हो जब आप फंडामेंटल एनालिसिस बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो सेकंड पॉइंट ये उभर कर आता है कि इसकी नेसेसिटी क्यों है एक अच्छे इन्वेस्टमेंट, जो चाहते हैं कि गुड इन्वेस्टमेंट करें। और तो इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स आइडेंटिफाई अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड असेट। शुरुआत में ही बात की ना, सबसे पहले हम लोग वैल्यूइंग ऑफ असेट्स वहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें ये भी पता चल जाता है कि इन्वेस्टर ये भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं, अगर उन्हें फंडामेंटल एनालिसिस पता है तो वो ये भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये जो असेट है जिस मार्केट ने लगा रखा है या यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। आई थिंक सो जो हमारे व्यूअर्स हैं जो हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्क्राइब किया अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड के बारे में, और असेट्स की बात हो रही है। तो उस पर्टिकुलर फर्म के लिए वो असेट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, ये जानने की जिम्मेवारी आपकी है अगर आप इन्वेस्टमेंट अपना गुड करना चाहते हो तो। और प्लस मैनेज रिस्क की सिचुएशन आ जाती है, आप में खुद इतने आप कैपेबल होते हो कि आप रिस्क मैनेजमेंट हैंडलिंग देख सकते हैं। ऑन रिस्क मैनेजमेंट हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो पंच है, आप चाहें तो उसको भी जाकर देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले भी अगर आपने एक पर्टिकुलर चीज़ सुन रखी है रिस्क मैनेजमेंट जैसी, और आप जानते हैं कि उसको कैसे मैनेज कर सकते हो, तो फंडामेंटल एनालिसिस कहीं ना कहीं आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो आप जा सकते हैं, हमारी इस वीडियो को विजिट कर सकते हैं एंड मेक साउंड इन्वेस्टमेंट चॉइस। साउंड इन्वेस्टमेंट चॉइस आपको मिलता है, अलाइंड होते हैं जहाँ पे उसके फाइनेंशियल गोल से आपकी प्रॉफिट होती है। यू मेड अ गुड इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनीज फाइनेंशियल गोल्स। अगर वो अपने गोल्स को अचीव कर रही है तो कहीं ना कहीं आप भी अपने गोल को अचीव कर रहे हैं। इट ऑलवेज कम
टुगेदर। वाइल टेक्निकल एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो अदर मेथड्स भी हैं जहां पे जो प्ले करते हैं इन्वेस्टिंग में रोल। वेल आज का जो ये पर्टिकुलर स्लाइड था या ये जो वीडियो था टोटली बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस कि उसके बिल्डिंग ब्लॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। होप सो आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो कि इसकी नेसेसिटी कितनी ज़्यादा है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस जैसे मैंने शुरुआत में जो एग्जांपल दिया था कि एक पेड़ का आधार या फाउंडेशन ही डिसाइड कर लेता है कि वो बड़ा होकर कितना मजबूत बनेगा और कितनी उसकी उम्र हो रही है। सेम एज इट इज़ अगर आप मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट फंडामेंटल इज़ बेस। आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर कर अगर टेक्निकल के साथ जुड़ेंगे तो आपको वो डबल क्या 5x प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकता है, सेम एज इट इज़ इंट्राडे। तो आपके लिए वो ज़रूरी है, बट फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में भी जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। वेल आज के लिए तो इतना ही, बट फंडामेंटल एनालिसिस यहीं पे ओवर नहीं हुआ है। देयर आर मेनी मोर थिंग्स टू नो अबाउट इट। कंपनीज के अंदर सिर्फ इतनी सारी चीज़ें नहीं होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर मैंने बात की है तो मैंने वहाँ पे बहुत कुछ छोड़ दिया है, बिकॉज एक ही दिन में सारे वीडियोज़ में सब कुछ लाना इट्स नॉट पॉसिबल, ये ओवर जंप कर जाता है आपके माइंड से। इसीलिए मैंने एक बहुत शॉर्ट लिस्टेड और बट विथ अ डीप नॉलेज कंटेंट लाने की कोशिश की। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपको हमारे अर्लियर अपडेट मिल सके। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।